अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स का वर्ड आएगा आपने आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ कुछ ना कुछ करना है। तो आपकी डेफिनेशन में भी यही है, फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स व्हाट द बॉडी ड्रग टू डज टू द ड्रग, वेयर एज फार्माकोडायनामिक्स डिस्क्राइब्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब हमारे पास यहाँ पर टू टर्म्स आएंगी। नंबर वन इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड नंबर टू इज़ द फार्माकोडायनामिक्स। तो जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स आएगी तो आपने लिखना है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। और जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है फार्माकोडायनामिक्स, आपको पता है फार्माकोडायनामिक्स में डायनामिक में डी का वर्ड आ रहा है। तो रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे फार्माकोडायनामिक्स में डी आ रहा है तो वहाँ पे ड्रग ने बॉडी के साथ कुछ ना कुछ करना है, और जहाँ पे काइनेटिक्स आ रहा है वहाँ पे बॉडी कुछ ना कुछ करेगी ड्रग के साथ। अब क्योंकि हमारा फार्माकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करेंगे कि बॉडी जो है हमारी ड्रग के साथ क्या करती है। तो हमारे पास फोर इम्पोर्टेंट हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें हमारे पास हम इसको ना एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, एडमी से, ADME। ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, D stands for distribution, M stands for metabolism and E stands for elimination। अब बारी बारी हम देखते हैं कि ये प्रोसेसेस क्या हैं। जैसे नाम उसका सजेस्ट कर रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो जैसे ही आप कोई ड्रग लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल ली है, पैनाडोल टैबलेट ली है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी पैनाडोल टैबलेट पैरासीटामोल की एब्जॉर्प्शन होएगी। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परमिट्स द एंट्री ऑफ ड्रग ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द प्लाज्मा। पैरासीटामोल आपने किस रूट से ली? आपने ओरल रूट से ली, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके बाद ड्रग बॉडी के अंदर गई, डायरेक्टली गई या इनडायरेक्टली गई, फिर वो प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सबसे पहले था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद का पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जो ड्रग है ना, जो प्लाज्मा में, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ड्रग आई हुई है, वो हमारी जो ड्रग है ना ब्लड स्ट्रीम को लीव करेगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इंटरस्टिशियल सेल्स में और उसके फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में। अब आपको पता है सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ड्रग जो थी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद अब उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, डिस्ट्रीब्यूट होने में वो कहाँ पर गई? इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। थर्ड पैरामीटर था एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म। अब सबको पता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का नाम है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं किसी भी एक चीज़ का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना है, इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस मेनली हमारा लिवर करता है या फिर अदर टिश्यूज़ भी करते हैं, लेकिन मेनली आपने ये याद रखना है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारा लिवर कराता है। फोर्थ जो पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में, वो हमारे पास है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल ली, पैरासीटामोल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, उसके बाद मेटाबोलाइट्स में वो कन्वर्ट हुई। अब जो मेटाबोलाइट्स है ना और जो ड्रग है, अब उसने अपना काम परफॉर्म कर लिया, आपको बॉडी में पेन हो रही थी, उसने पेन रिलीफ प्रोवाइड कर दिया क्योंकि ये पेन किलर है ना, इसने पेन रिलीफ प्रोवाइड कर दी। इसके बाद अब जो ड्रग है या ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स हैं उन्होंने एलिमिनेट आउट होना है। अब देखें ना, कोई भी काम हम कर लेते हैं उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर तो वो ड्रग आपकी बॉडी से एलिमिनेट ही नहीं होगी तो फिर तो आपका बहुत काम ख़राब हो जाएगा, लिवर डैमेजिंग हो जाएगी और दूसरे और रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, उसके बाद उसने एलिमिनेट होना है। और एलिमिनेशन किस किस रूट से होती है? यूरिन में हो सकती है, बाइल में हो सकती है, फीसिस के ज़रिए से हो सकती है। और यहाँ पर आपकी लिपन कॉर्ड की बुक में ये लिखा हुआ है कि यूरिन में भी, बाइल में, टीयर्स में, ब्रेस्ट के मिल्क में, स्लाइवा में, स्वेट में एंड फीसिस में आपकी जो ड्रग है, इन वेज के ज़रिए से ड्रग जो आपकी मेटाबोलाइज्ड होती है, एलिमिनेट होती है आपकी बॉडी से।
अब अगर बात की जाए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ड्रग की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आता होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको पूछते हैं, डिस्क्राइब द पर एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो राइट्स इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपने ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस किस रूट से हम ड्रग को ले सकते हैं। क्या सिर्फ ओरल रूट, या कि हमने मुंह के ज़रिए से दवाई खा ली और बस? नहीं, पर एंट्रल रूट भी है, नेज़ल रूट भी है, और भी रेक्टल रूट भी है, वेजाइनल रूट भी है, बहुत सारे रूट है। तो अब हम उन रूट को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन है वो थ्री तरह के है, थ्री टाइप्स में उनको कैटेगराइज किया गया। नंबर वन इज़ द एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर सेकंड इज़ द पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फोर्थ वन इज़ द टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बारी बारी हम इनको देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, इनको स्टडी करते हैं। एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग बाय माउथ, यानी कि ये जो रूट है ना एंट्रल रूट, ये माउथ के ज़रिए आप जो ड्रग लेते हैं उस रूट को एंट्रल रूट कहते हैं। और अब आपको पता है ड्रग हम दो तरह से लेते हैं मुंह के ज़रिए से एंट्रल रूट में, या तो हम उसको स्वॉलो करेंगे या फिर उसको सबलिंगुअली टेक करेंगे। सबलिंगुअल का मतलब सबलिंगुअली लेंगे। सबलिंगुअल का मतलब होता है कि ड्रग को अपनी टंग के नीचे रखना, जैसे बीपी की टैबलेट है, आपको पता है आपके घर में अगर कोई यूज़ करता है तो वो टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गम्स और चीक्स के दरमियान में कोई टैबलेट रखी जाएगी तो उसको बक्कल रूट कहेंगे। एंट्रल रूट में वो रूट है जो माउथ के ज़रिए से हम ड्रग लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा ओरल रूट। ओरल रूट में देखते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस। मैंने आपको बताया था ना पेपर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछे जाते हैं। तो एंट्रल रूट तो हमने देख लिया कि मुंह के ज़रिए से, माउथ के ज़रिए से ड्रग को टेक करना। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, हम इजीली इसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, टॉक्सिसिटीज़ के चांसेस हमारे पास कम हो सकते हैं। इसको ओवरकम भी किया जा सकता है, कैसे? एंटीडोट्स देकर। फिर जो पाथवेज ओरल, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जो अगर ओरल रूट से आप ड्रग लेंगे वो जीआईटी में जाएगी, फर्स्ट पास उसका मेटाबॉलिज्म होगा। उसके बाद जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि गैस्ट्रिक पीएच, आपको पता है एसिडिक पीएच होती है और एसिडिक पीएच लो पीएच है, कुछ ड्रग्स उस पीएच पे जाके इनएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हमारे पास ओरल रूट में ही टू तरह की टैबलेट्स या टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं एंटेरिक कोटेड प्रेपरेशंस, एंड सेकंड वन इज़ द एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस। अब जो एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस होगी ना उनके ऊपर कोई ना कोई एक एंटेरिक कोटिंग होगी। अब वो कोटिंग क्या है? एक केमिकल एनवेलप है जो कि ड्रग को प्रोटेक्ट करती है स्टमक के एसिड से, ताकि क्यों प्रोटेक्ट करती है स्टमक के एसिड से? ताकि वो जो है ड्रग हमारी लेस एसिडिक इन्वायरमेंट यानी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो और फिर बॉडी में वो अपना वो जो कोटिंग होगी ना एंटेरिक कोटेड ड्रग में, जो कोटिंग होगी वो केमिकल इन्वेलप है, वो उसको स्टमक की लो पीएच से बचाएगा। फिर जब ड्रग है वो हमारी इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाके जो कोटिंग है वो डिज़ोल्व होगी, कोटिंग डिज़ोल्व होने के बाद जो हमारी ड्रग है वो रिलीज़ हो जाएगी और अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आपके घर में सब ओमेप्राजोल का कैप्सूल खाते होंगे, स्टमक जिनको मैदे का इशू रहता है वो खाते हैं। ये पीपीआईस की क्लास है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लास है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो कैप्सूल है, आपको पता है एंटेरिक कोटिंग में आती है। उसके ऊपर एक कैप्सूल के ऊपर ना एक कोटिंग सी होती है थिन सी, और उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जो ऊपर कोटिंग है ना वो एंटेरिक कोटिंग है, वो केमिकल इन्वेलप है जो कि आपकी इंटेस्टाइन में जाके पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर जो ड्रग हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं पाउडर फॉर्म में जो हमारी ड्रग थी वो रिलीज़ होगी और फिर अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। अ, उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस को। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस को हम आपने देखा होगा, बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसे हैं जिनके ऊपर ई आर कैपिटल लेटर्स लिखे होते हैं। ई आर लिखा होता है, एक्स आर लिखा होता है, एक्सएल लिखा होता है, एस आर लिखा होता है। तो ये जो प्रिपरेशंस है ना इनको हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस कहते हैं। एंटेरिक कोटेड में एक बात रह गई, यहाँ पर ना दो टाइप्स ऑफ हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स आएंगी। फर्स्ट वन वो ड्रग्स होंगी जो कि स्टमक में सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि वो इन्वायरमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होंगी। और सेकंड वन वो ड्रग्स आती हैं जो स्टमक को इरिटेशन कॉज करती हैं, जैसे एस्पायरिन है, ये स्टमक के लिए इरिटेटिंग है, तो फिर ये भी एंटेरिकोटिक के साथ आती है। एंटेरिकोटिक इंटेस्टाइन में जाके जो है वो डिज़ोल्व होती है, जब डिज़ोल्व होएगी फिर ड्रग का रिलीज़ होगा और फिर थेरापेटिक इफेक्ट हमारा आएगा।
एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस मैंने आपको बताया कि ये इन लेटर से एब्रिविएट किए जाते हैं, और ये वो मेडिकेशंस है हैव स्पेशल कोटिंग्स और इंग्रेडिएंट दैट कंट्रोल द ड्रग रिलीज देयर बाय अलाउइंग फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस उन ड्रग्स के लिए आती हैं जिनमें हमने ना ड्रग के रिलीज़ को कंट्रोल करना होता है। आपको पता है कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि फ़ौरन रिलीज़ के लिए होती हैं, वो फ़ौरन बॉडी में जाके रिलीज़ हो जाती हैं और अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट शो कर देती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे ही होती हैं जिनको हमें हम देते हैं, तो हमें उनका जो इफ़ेक्ट है ना, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें ज़्यादा चाहिए होता है, और इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन हमने स्लो करानी होती है बॉडी में। तो इन तरह की प्रिपरेशंस को प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ ओरल मॉर्फिन। जो आप ओरल मॉर्फिन टेक करते हो ना, उसकी हाफ लाइफ है 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे उसकी हाफ लाइफ है। इसको अब हमने ना, हाफ लाइफ क्योंकि शॉर्ट है, इसको हमने 2 6 मतलब 2 मरतबा या 6 मरतबा हमने लाजमी दिन में देना है। यानी एक दिन में 6 मरतबा आपको ओरल मॉर्फिन लेनी पड़ेगी। अब आपको पता है, अगर हम कोई एडल्ट ओल्डर पेशेंट है, जो बूढ़े हैं, वो तो इस एज में नहीं ना बार बार कन्वीनियंट उनके लिए कि वो बार बार आप उनको हर 2 घंटे बाद जी चलो दवाई ले लो, हर 2 घंटे बाद जी दवाई ले लो, क्योंकि ओरल मॉर्फिन की हाफ लाइफ कम है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपको हर 6 घंटे बाद 2 घंटे बाद दवाई लेनी पड़ेगी 6 दफ़ा। तो ऐसा तो नहीं ना हम कर सकते, इसीलिए फिर एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस बनाई गई हैं। प्रिपरेशन का फायदा ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 डोज लेनी पड़ती हैं। इस प्रिपरेशन को करने से अगर अब मॉर्फिन हम 2 दफ़ा ले लेते हैं ना, तो वही इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेंगे, वही उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, वही एब्जॉर्प्शन होगी जो कि 6 मरतबा ओरल मॉर्फिन लेने से आ रहा था। तो ये फ़ायदा है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस का। अब फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सबलिंगुअल और बक्कल रूट। पहले तो हमने ओरल रूट देख लिया ना, कि डायरेक्ट हमने माउथ के ज़रिए से टैबलेट, उसमें 2 तरह की थी, एंटेरिक कोटेड थी और एक्सटेंडेड रिलीज थी। फिर अब हम देखेंगे सबलिंगुअल और बक्कल। ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था। सबलिंगुअल का मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, एंड बक्कल का मतलब होगा प्लेसमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द चीक एंड द गम। का फ़ायदा क्या है, ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देंगी, और जीआईटी के हार्श इन्वायरमेंट से इनका ये बच जाएंगी। तो हम देखते हैं कि पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा होता है। पहला रूट हमने पढ़ा था एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे पर एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप सबको पता है ये इंजेक्शन का रूट है। इसके ज़रिए से क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस द ड्रग डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग को इंट्रोड्यूस्ड करा देता है, और ये वाहिद रूट है पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिससे 100% बायो अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। यानी कि हमारी ड्रग की 100% हमें ड्रग मिल जाती है, उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट शो होना होता है हमें मिलता है, और बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। आपने सुना होगा ना, बड़े बूढ़े कहते हैं नहीं नहीं दवाई नहीं खानी, गोली नहीं खानी, बस जल्दी से टीका लगवा दो, आम जुबान में जो कहते हैं। तो वो क्यों, वो उसके पीछे क्या रीज़न है टीका लगवाने की, कि उस टीका लगवाने से आराम बड़ी जल्दी आता है। और आराम बड़ी जल्दी का आने का क्या पीछे प्रोसीजर है, कि जो पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग को रिलीज़ करा रहा है। अगर ओरल रूट को देखें आप, तो उसमें क्या हो रहा है, पहले आप गोली मुंह में डाल रहे हैं, फिर पानी से उसका इंटेक कर रहे हैं, फिर वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर मेटाबोलिज्म हो रहा है उसका, वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रही है, फिर जाके उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो वाहिद रूट है जिसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, और डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हमारी ड्रग आ जाती है और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं। पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर द ड्रग दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। आपको पता है कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उन ड्रग्स को हम पेरेंटरली देंगे, और उस ड्रग में एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये ड्रग। उसके बाद अगर हम देखें कुछ ड्रग्स जो होती है ना, वो जीआईटी ट्रैक में ना स्टेबल होती हैं, लाइक इंसुलिन जीआईटी ट्रैक में अनस्टेबल है, इसलिए भी अब हम उसको ओरल रूट से तो देने से रहे, तो फिर क्या रूट बचा हमारे पास, पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बचा। फिर हम देखते हैं कि जो
पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, अनकॉन्शियस बेबी को भी हम दे सकते हैं। आपको पता है कोई इमरजेंसी हो जाए तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इंजेक्शन ही लगाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट कंट्रोल ओवर डोज ऑफ द ड्रग डिलीवर टू द बॉडी, और ये वाहिद रूट है जिसमें हम डोज ऑफ ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी डोज में हमने देखा है दे सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कितने रूट्स हैं। तो 4 मेजर रूट्स हैं। नंबर 1 इज़ द इंट्रावीनस रूट दैट स्टैंड्स IV। Number 2, second is the IM that stands for intramuscular. Number 3 is the SC subcutaneous route of administration, and fourth one is the ID intradermal route of administration. As you can see in the diagram here, ये हमारे पास है स्किन की ना डायग्राम बनी हुई है। आपको पता है सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस की लेयर होती है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर होती है, और लास्ट पे जाके हमारा मसल आता है। तो जो हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी आईवी में हम किस तरह ड्रग देंगे, हम देंगे थ्रू द वेन्स के ज़रिए से। फिर हमारे पास पढ़ा था हमने इंट्रामस्कुलर में ये देख लें आपको मसल के अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है, मसल के अंदर लगाते हैं एट 90 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस रूट आपको पता ही ये सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर है, तो यहाँ पर जो इंजेक्शन दिया जाएगा वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होगा। और फिर लास्ट वन हमने पढ़ा था इंट्राडर्मल मींस डर्मिस के अंदर, ये डर्मिस की लेयर है और डर्मिस में ये हमने इंजेक्शन दिया हुआ है। तो ये डायग्राम अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बारी बारी हम देख लेते हैं कि इंट्रावीनस रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल क्या है। इंट्रावीनस रूट की बात की जाए तो इसको आईवी इंजेक्शन कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, वेन्स के ज़रिए इंजेक्शन देना मोस्ट कॉमन रूट है, और ये उन ड्रग्स के लिए यूज़फुल होता है जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। इंट्रावीनस रूट में हम वो ड्रग्स लेंगे जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं है। इनमें हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि रोक्यूरोनियम। रोक्यूरोनियम ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसको हम आईवी रूट से देते हैं। आईवी डिलीवरी परमिट्स अ रैपिड इफेक्ट, इसके ज़रिए से आपको पहले ही बताया था रैपिड इफेक्ट आएगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ ड्रग, हम अमाउंट ऑफ ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में हमने ड्रग देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ना 2 टाइप्स ऑफ आईवी इंजेक्शन आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ द बोलस इंजेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ द आईवी इन्फ्यूजन। जब हम व्हेन इंजेक्टेड एज अ बोलस, फुल अमाउंट ऑफ ड्रग इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। आपको पता है हम जब इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, अगर हमने वो इंजेक्शन एक ही दफ़ा में, जैसे आपने सिरिंज फिल की और वो इंजेक्शन एक ही दफ़ा में आपने वेन में इंजेक्ट कर दिया और वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया, तो हम उसको बोलस इंजेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर आप वही इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में दे रहे हैं, इन्फ्यूजन लाइक ड्रिप्स की फॉर्म में, आपको पता है ड्रिप की फॉर्म में एक दफ़ा में तो एक दफ़ा में तो नहीं ना ड्रग बॉडी में चली जाती, टाइम लेती है, घंटा लग जाता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हत्ता कि घंटा भी लग जाता होता है। तो वो आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्रग इन्फ्यूज हो रही होती है हमारी बॉडी में। इससे क्या होता है कि प्लाज्मा में उसकी कंसनट्रेशन लो होती है, और लेकिन हमारी जो जनरल सर्कुलेशन है उसमें ड्रग की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये था इंट्रावीनस रूट। इससे आपको पता है कौन सी ड्रग्स देंगे, रोक्यूरोनियम, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में यही लिखी है तो आप ये करें। अगर आप कुछ और एग्जांपल्स करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो रूट है जिसमें हम मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। मोस्ट कॉमन रूट है ये भी। आपको पता है आजकल छोटे बच्चों को हिप में जो इंजेक्शन लगाते हैं, कूलाज में जो इंजेक्शन लगाते हैं, अ, अ, वो इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर है, क्योंकि वहाँ पे मसल अच्छी तरह ग्रो हुआ होता है, तो वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ये इंजेक्शन इन्फ्यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। मेथाकोबाल का इंजेक्शन है मसल स्ट्रेंथ के लिए और आपकी मसल की पेन को रिलीव करने के लिए, तो ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे भी आपकी एब्जॉर्प्शन रैपिड होगी, और ये डेपोट प्रिपरेशंस की फॉर्म में आती हैं। अब डेपोट प्रिपरेशंस क्या होंगी, यहाँ तो उनके अंदर सस्पेंशन ऑफ ड्रग होगी नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर। डेपोट प्रिपरेशन वो होती है जिसमें आपकी ड्रग की सस्पेंशन बनी होती है एक नॉन एक्वस व्हीकल के अंदर, और मोस्टली वो व्हीकल कौन सा होगा, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल होगा। और जब आप
इंजेक्शन दे दोगे ना तो वो जो व्हीकल है वो डिफ्यूज़ आउट कर जाएगा, मसल से वो बाहर आ जाएगा, जबकि जो ड्रग है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। आपको पता है जब हिप में इंजेक्शन लगाया जाता है तो आफ्टर इंजेक्शन वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इस जगह को हल्का सा ऐसे-ऐसे रब करें, करते हैं ना? ये कॉमन एग्ज़ाम्पल है। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही आप वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, व्हीकल तो डिफ्यूज़ आउट कर गया, मसल से बाहर आ गया है। लेकिन जो ड्रग है वो उस साइट ऑफ इंजेक्शन पे, फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, तो यहाँ पे ये ड्रग प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि रब करें ताकि ड्रग जो है ना वो स्लोली डिसॉल्व हो जाए और थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करे। फिर हमारे पास आता है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से मैकेनिज्म होगा। आपको पता है डिफ्यूजन डिफ्यूजन होता है कि फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट किसी सब्सटेंस का मूव करना। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये इंजेक्शन पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। और इसका जो ड्यूरेशन है वो आईवी रूट से स्लो होगा। आईवी रूट का रैपिड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था और इन इंजेक्शंस को आपने उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना जो कि आपके टिश्यू को डैमेज कर रही हैं या इरिटेशन कर रही हैं। टिश्यू इरिटेशन कर रही हैं तो आपने ये रूट इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सीवियर पेन हो सकती है और नेक्रोसिस भी हो सकती है। इंटरडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये डर्मिस के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। डर्मिस आपको पता है मोस्ट वेस्कुलर लेयर ऑफ द स्किन है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये अंडर द एपिडर्मिस होती है। तो डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो इंट्राडर्मल रूट के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन के लिए आर यूजली एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट। तो ये थे पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे पास आईवी रूट है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है और इंट्राडर्मल है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि इंट्रावीनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो रूट है जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिड है, इसका इफेक्ट बड़ी रैपिडली शो होता है। तो इंट्रावीनस रूट में रैपिडली इफेक्ट शो होगा तो उन्होंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसनट्रेशन का। एक ड्रग है मिडाजोलैम, इन्होंने सेम कंसनट्रेशन दी है 5 मिलीग्राम इंट्रावीनस मिडाजोलैम की और 5 मिलीग्राम ही इंट्रामस्कुलर मिडाजोलैम की। जो इंट्रावीनस मिडाजोलैम उन्होंने 5 मिलीग्राम दी है वो रैपिडली उसने अपना इफेक्ट शो किया है। एज यू कैन सी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने रैपिडली रैपिडली अपना इफेक्ट, प्लाज्मा कंसनट्रेशन इसकी बढ़िया इफेक्ट शो हो गया है। लेकिन जो इंट्रामस्कुलर है उसका इसकी निस्बत इंट्रावीनस की निस्बत कम है। अगर अदर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास ओरल इन्हलेशन का रूट होगा और नेज़ल प्रिपरेशंस का रूट होगा। आपको पता है कि ओरल इन्हलेशन या फिर नेज़ल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग अक्रॉस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द पल्मोनरी एपिथेलियम। ओरल इन्हलेशन में आपको पता है जिनको अस्थमा होता है वो ओरल इन्हेलर्स ले रहे होते हैं और कुछ नेज़ल रूट के ज़रिए भी लेते हैं। तो ये वो उन ड्रग्स की बात हो रही है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन से पास करके और म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक की या फिर पल्मोनरी एपिथेलियम यानी कि लंग की एपिथेलियम होगी जिनमें ड्रग जाके पास करेगी। फिर ड्रग इफेक्ट आर ऑलमोस्ट एज रैपिड एज आईवी बोलस। जिस तरह आपको पता है आईवी बोलस बोलस मैंने आपको बताया था क्या होता है, डेपोड प्रिपरेशंस है। जिस तरह से आईवी बोलस हम देते हैं ना और उसका इफ़ेक्ट रैपिड आता है तो बिल्कुल उसी तरह इन रूट्स का भी इफ़ेक्ट बहुत ही रैपिड आएगा। और ड्रग्स दैट आर गैसेस, फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स ना गैसेस होती हैं, कुछ एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो कुछ गैसेस होती हैं, वो डिस्पर्स्ड हो जाती हैं उनको ना एरोसोल की फॉर्म में देते हैं जो कि डिस्पर्स करती है ड्रग को एक प्रॉपर अमाउंट में इन्हेलेशन के ज़रिए से। और ये रूट जो है हमारे पास कन्वीनियंट भी है और उन पेशेंट के लिए जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है सच एज एस्थमा, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, because the drug is delivered to the site of action। इसमें भी डायरेक्टली ड्रग जो है साइट ऑफ एक्शन में डिलीवर हो रही है, इसलिए ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत कन्वीनियंट है और इससे सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। और नेज़ल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी ड्रग में डायरेक्टली इनटू द नोज़। आप नोज़ में जेल्स लगाते हैं, नोज़ जेल्स भी होते हैं, ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। ये उन पेशेंट के लिए जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उन पेशेंट के लिए ये हम ड्रग्स और रूट्स यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो रूट आता है वो है इंट्राथीकल या फिर इंट्रावेंट्रिकुलर रूट। ब्लड ब्रेन बैरियर टिपिकली डिलेज और प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहे हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट करता है, यहाँ पर उसको स्लो डाउन कर देता है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो व्हेन लोकल और रैपिड इफ़ेक्ट हमें चाहिए होंगे तो फिर हम नेसेसरी होगा कि इंट्रोड्यूस करें ड्रग को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को के अंदर। आपको पता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में लिंक होते हैं और उनको उनके दरमियान एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। तो उसके अंदर हम ड्रग को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि हमारे पास रैपिड इफ़ेक्ट्स आ सकें। फिर हमारे पास आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में लोकल इफ़ेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास क्रीम्स, लोशंस, लिनेमेंट्स, क्लोडियंस और पेस्ट, ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रांसडर्मल की बात की जाए तो ट्रांसडर्मल में भी यही होता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर हमें इफेक्ट चाहिए होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन। ड्रग हम स्किन के ऊपर ही अप्लाई करेंगे लेकिन वाया द ट्रांसडर्मल पैच के ज़रिए से। आपको पता है नाइट्रोग्लाइसरीन के पैचेस अवेलेबल होते हैं जो कि हम लगाते हैं तो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग चले जाती है। और इसमें ये क्या है कि इस ये भी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली ड्रग जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। फिर हमारे पास आ जाता है रेक्टल रूट। तो जो रेक्टल रूट है 50% ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द रेक्टल रीजन बाय पासिस द पोर्टल सर्कुलेशन। 50% ऑफ रेक्टल रीजन की जो ड्रेनेज है ना वो पोर्टल सर्कुलेशन यानी कि जो लिवर की सर्कुलेशन है उसको बाईपास कर रही है यानी उसके अंदर से पास नहीं कर रही। तो द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग बाय द लिवर इज़ मिनिमाइज। वही बात कि लिवर से फिर उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब वो उधर से पास ही नहीं कर रही तो मेटाबॉलिज्म क्यों होगी। तो इसलिए ये जो रूट है ना रेक्टल रूट इसके ज़रिए से हम ड्रग्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्पोइस्ट्रीज। स्पोइस्ट्रीज की फॉर्म में हम देते हैं ड्रग को फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल, फॉर फॉर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेटिव पर्पसेस। इन पर्पसेस के लिए रेक्टल रूट से ड्रग को दी जाती है। और ये रूट तब भी यूज़फुल है जब हमारे पास जीआईटी में ड्रग स्टेबल नहीं है या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है या फिर कॉन्स्टेंटली आपको वॉमिटिंग आ रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, फिर हम रेक्टल रूट से देंगे। और इसमें आपने मैंने आपको बताया कि मेजर जो ड्रग्स है वो इन द फॉर्म ऑफ द स्पॉइस्ट्रीज देंगे फॉर रिलीविंग द कॉन्स्टिपेटिव पर्पसेस।